योगी आदित्यनाथ के असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन ने आतंकवाद पर राजनीति करने का संस्कार बोला है योगी जी ने। देखिए, योगी जी योगी होकर के झूठ के अलावा कभी सच नहीं बोलते। अगर वो तुलना अखिलेश यादव जी से कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी का आपराधिक इतिहास देख लें और अपना आपराधिक इतिहास देख लें जो खुद मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 19% जो एक तरीके से निशाना साधा कि अगर 19% लोग बोलेंगे तो 81% लोग चुप नहीं रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी अब बौखला गए हैं। योगी जी का गणित भी ठीक नहीं है। हमारे साथ सिर्फ 19% नहीं है, हमारे साथ पिछड़ा भी तो है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। हमारे साथ दलित है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। बड़े समाज में भी जो लोग नाराज हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनका प्रतिशत निकाल लीजिए। तब देखिए कि कितना प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ है और कितना प्रतिशत योगी जी के साथ है। पर बात तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की हो रही थी, समाजवादी पार्टी की नहीं। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिला सिंह बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अनुराग भटोरिया भी जुड़ रहे हैं। नमस्ते आप सबको। लेकिन सबसे पहले अजीत एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ का कहना है ये तो नियम है, पॉलिसी है, चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन जो करना है वो करना है। जनसंख्या पर इतना बवाल क्यों है, जनसंख्या नीति पर बवाल क्यों? 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश में, एक एक सीट, एक एक नौकरी के लिए, एक एक एडमिशन की सीट के लिए कम से कम 100 की लाइन लगी रहती है। और हमको पता है कि आबादी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर सबको आवाज उठानी चाहिए। यहां सब लोग बगले झांक रहे हैं, क्यों? देखिए, बिल्कुल आनंद, इसलिए बगले झांक रहे हैं, इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हो, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उनको लगता है कि जनसंख्या नीति को लेकर एक समुदाय इसका विरोध करता है और अगर हम उस समुदाय के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये वोट बैंक कम से कम हमारा पक्का हो जाएगा, जो 19% वोट बैंक की बात हो रही है। तो लगातार इस पर उस बयान का हम जरूर जिक्र करेंगे आनंद, जिसमें मोहसिन रजा ने यह जरूर कहा था कि हम अपने समुदाय के लोगों को अब टोपी से टाई की तरफ ले जा रहे हैं, यानी अब हम उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें शिक्षा दिलाएंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। तो ये जनसंख्या नीति अगर नियंत्रण होगी तो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना पाएंगे। अगर 6 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे तो वो मजदूरी करेंगे या फिर पंचर की दुकान पर रहेंगे। तो अब राजनीतिक दलों को ये लगता है कि इस मुद्दे को बीजेपी ने उठा दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2021 से 2030 की नीति की भी घोषणा कर दी, पुस्तक का विमोचन भी कर दिया और क्या क्या होगा स्टेट लॉ कमीशन ने बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी है कि क्या इसमें प्रावधान होंगे। तो उसको लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो इस बात को लेकर जरूर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे, चुनावी मूड आ जाएंगे, रैलियां शुरू हो जाएंगी, तो हम लाभ ले सकते हैं एक जाति विशेष को लेकर। हालांकि ये जरूरी है, इसको लेकर एक बहस होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सदन में चर्चा करा लें। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ हो गया कि हमने अपनी नीति की घोषणा कर दी है, स्टेट लॉ कमीशन जब पूरी रिपोर्ट देगा तो उस पर आगे बात की जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा आनंद। रास तो नहीं आ रहा है, लेकिन अनिला सिंह और अनुराग भटोरिया हमारे साथ हैं। अनिला जी, एक बात बताइए, कौन सा विशेष समुदाय है जो सिर्फ जनसंख्या नीति पर और आबादी पर कंट्रोल नहीं करना चाहता? कौन सा घर है जो कि ये नहीं चाहता कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी हो? और टोपी जो पहने, ढंग की पहने, वो टोपी पहने या टाई पहने, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर एक उज्जवल भविष्य चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, खाने को रोटी चाहिए और फिर अपने जीवन का जो एक सोशल अपलिफ्टमेंट है उसके स्तर को ऊपर बढ़ाना है तो घर में कम लोग होने चाहिए। तो ये तो हर जाति समुदाय के लिए ये एप्लीकेबल है। एक विशेष समुदाय का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं बताती हूँ कि ऐसे 2 वर्ग कौन से हैं कि जो बिल्कुल नहीं चाहते कि देश की जो जनसंख्या है उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी लगे, यानी कि क्वालिटेटिव लाइफ, गुणवत्ता से भरी जिंदगी उनको मिले। नंबर 1 ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने 1951 में सबसे पहला ऐसा देश बनाया जो फैमिली प्लानिंग को चालू करेगा और माफ करिएगा, हम दो हमारे दो का नारा शुरू किया। और हमने देखा कि ना तो हम 2 और हमारे 2 हुए और ना ही फैमिली प्लानिंग कायदे से लागू हुई। देश की आबादी कहाँ 40 करोड़ थी, अब 140 से भी पार हो चुकी है। तो एक तो वो वर्ग, चाहे वो आप इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी को मान लीजिए और चाहे आप समाजवादी पार्टी, यादव जी की पार्टी को मान लीजिए, क्योंकि हमने देखा इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो सीधे सीधे सिद्ध होता है अखिलेश यादव जी बौखला कर पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं।
हाँ, दूसरा वर्ग ये है जो ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ की देन है और हम बिल्कुल मजबूत पक्के सिपाही हैं गजवाए हिंद के। यहाँ पर हम अपनी फौज को तैयार करेंगे और हिंदुओं का नाश करेंगे और भारत को फिर से हिंदुस्तान से का नाम हटा के इस्लामिस्तान बनाएंगे और यहाँ पे इस्लामिक राज्य स्थापित करेंगे। यही हमारा मिशन है। तो ये दो प्रकार के ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि देश में जनसंख्या जो है क्वालिटेटिव हो। अगर ऐसा है तो फिर ये नीति अभी क्यों आ रही है? ये नीति आज से 3 साल पहले क्यों नहीं आई? सबसे पहला एजेंडा पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछना भी लाजमी है। आप मुझे बताइए अनिला जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूछना चाहिए आनंद जी। 2017 में हम सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर हम 2018 में लाते तो सब कहते कच्ची पक्की लेकर उठाकर आ गए। कोई रिसर्च किया कि नहीं किया? उत्तर प्रदेश के बारे में जानते क्या हो? पिछले इतने सालों से तो यादव जी की पार्टी और बहन जी की पार्टी लूट खसोट रहे थे। आपको मालूम ही क्या है? तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, हम रिसर्च कर लेते हैं, बढ़िया सी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। अगर हम 18 में ले भी आते तो आप कहते 19 में चुनाव है इसलिए लेकर आ गए क्या? 20 में हम बहुत कड़े 2 कानून लेकर आए जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी की जो नेता है वो और यादव जी के पार्टी के जो नेता है वो और बहन जी सहित सबने छाती पीट कर हाय हाय ये क्या कर दिया। सीए में जो अंदर गए जेल में जिन्होंने प्रॉपर्टीज डैमेज करी उनके खिलाफ मुकदमा क्यों करोगे? और एंटी कन्वर्जन सख्ती से लाए, सख्ती से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, 21 में हम ये अखिलेश यादव